हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम फ्रेंच रेवोल्यूशन एवं आइडिया ऑफ नेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट चैप्टर में हमने फ्रेडरिक सोरियू के बारे में बताया था। उनके 4 पिक्चर की सीरीज थी, हमने उसे देखा और हमने देखा कि किस तरह से हाइपोथेटिकल वर्ल्ड की उन्होंने कल्पना की थी, जिसके द्वारा ये दिखाने की कोशिश की गई कि नेशनलिज्म की भावना से परिपूर्ण सारे यूरोपियन लोग किस प्रकार अपनी आइडेंटिटी को अपने देश से जोड़कर देखा था। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड किया गया है, जहां पर जाकर आप देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस सेक्शन ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन। It's not a game, it's a rich thing. The French Revolution and Idea of the Nation। 1789 के फ्रेंच रिवॉल्यूशन ये फर्स्ट ऐसी क्लियर एक्सप्रेशन थी जिसमें नेशनलिज्म की भावना उभर कर सामने आई। दिस वॉज द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। 1789 के फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पहली बार नेशनलिज्म की भावना खुल करके सामने आई थी और इस थॉट ने ये एक आइडिया जो थी, ये आइडिया पूरे वर्ल्ड में फैली। फ्रांस, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में भी आपने 9th में पढ़ा था, फ्रांस, एज यू रिमेंबर दैट वाज द फुल फ्लेज टेरिटरी स्टेट अंडर 1789 अंडर द रूल ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्क। फ्रांस एक फुल फ्लेज्ड टेरिटरी स्टेट के रूप में 1789 में आ चुका था। उस समय फ्रांस में मोनार्कियल सिस्टम थी जिसमें लुई 16th रूलर था। पॉलिटिकल और जो ना कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस काफ़ी हद तक इसने बदल कर रख दिया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण। यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हुई तो उसके कारण फ्रांस की पॉलिटिकल और फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस आए फ्रांस में, जिसके कारण सॉवरेनिटी, कंट्री की सॉवरेनिटी मीन्स डिसीजन मेकिंग पावर जो थी वो मोनार्कियल सिस्टम से निकल करके वो फ्रेंच सिटीजन के हाथों में चली गई थी। द रिवोल्यूशनरी प्रोक्लेम दैट, जो रिवोल्यूशनरीज थे उन्होंने डिक्लेरेशन की, इट वाज द पीपल हु वुड henceforth the constitute the nation and save the unity and destiny। रिवोल्यूशनरी लोगों ने डिक्लेरेशन की कि देश की, नेशन की कॉन्स्टिट्यूशन कैसी होगी, देश कैसे बनेगा, देश का शेप कैसा होगा, देश का भाग्य क्या होगा, वहाँ के लोग ही तय करेंगे। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशनरी इंट्रोड्यूस्ड वेरियस मेजर एंड प्रैक्टिसेस। शुरुआत में फ्रेंच रिवोल्यूशनरी लोगों ने बहुत सारे ऐसे मेजर्स और बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिसेस उन लोगों ने अडॉप्ट किए, जिसके कारण उनमें, उनके बीच में कलेक्टिव आइडेंटिटी आई, कलेक्टिव आइडेंटिटी की भावना आई। यानी सारे लोगों की सामूहिक पहचान हुई, एज ए नेशन के रूप में सब लोगों ने अपने आप को जोड़ा। उस समय फ्रेंच लोगों के बीच में फादरलैंड और सिटीजन, यहाँ पर दो फ्रेंच वर्ड हैं, ला पैट्रे एंड ला सेट्यून्स। इसके द्वारा एज ए फ्रेंच, सारे के सारे फ्रेंच लोगों में एक कॉमन आइडेंटिटी की बात की गई, यूनाइटेड कम्युनिटी की बात की गई इसके द्वारा, जिसमें सारे लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत इक्वल राइट मिलेंगे। न्यू फ्रेंच फ्लैग ये अडॉप्ट किए गए, जो कि ट्राई कलर के थे, और उसने पहले से जो रॉयल स्टैंडर्ड जो थी, रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग थी, उसका जगह लिया। स्टेट जनरल को इलेक्ट किया गया, इलेक्ट करने वाले जो थे वहाँ के एक्टिव सिटीजन थे। बाद में इसी का नाम, स्टेट जनरल का नाम भी नेशनल असेंबली कर दी गई। न्यू हैम्स वेयर कंपोज्ड, देश के लिए नई स्तुति, नई प्रेयर कंपोज की गई, ओथ लिए गए। इसके अलावा जो शहीद थे उनके गुणगान किए गए। ये सारे के सारे जो कार्यक्रम किए गए वहाँ पर नेशन के नाम से किए गए। यानी इन सबको नेशनलिज्म की भावना से जोड़ करके इसको देखा गया।
द सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन प्लेस। फ्रांस में एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अडॉप्ट की गई एंड फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल द सिटीजन। जितने भी सिटीजन थे, कंट्री के जितने भी सिटीजन हैं, उन सबको एक समान कानून के सामने सभी लोग समान होंगे, ये ऐसी प्रोविजन की गई। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वेयर एबॉलिश्ड। कस्टम ड्यूटी जो थी, देश के अंदर जो कस्टम ड्यूटीज थी उसको खत्म कर दी गई, एबॉलिश कर दी गई। कस्टम ड्यूटीज क्या होती है? कस्टम ड्यूटीज कंट्री के अंदर जब गुड्स और कमोडिटी का ट्रांसपोर्ट होती है तो वहां लगने वाली टैक्स को, उसको बोलते हैं हम लोग कस्टम ड्यूटी। तो कस्टम ड्यूटी और जो ड्यू जो थे वो सब एबॉलिश कर दिए गए एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर, पूरे फ्रांस में एक समान वेट एंड मेजर सिस्टम एडॉप्ट की गई। रीजनल रीजनल लैंग्वेज थे उसको डिस्करेज किया गया और फ्रांस की कैपिटल पेरिस में बोली जाने वाली जो लैंग्वेज थी, फ्रेंच लैंग्वेज, उसको पूरे नेशन की कॉमन लैंग्वेज के रूप में अपनाया गया। द रिवोल्यूशनरी फर्दर डिक्लेयर दैट, वहां के जो क्रांतिकारी लोग थे उन लोगों ने डिक्लेयर किया कि अब फ्रांस के लोगों का मिशन होगा, फ्रांस के लोगों का ये तकदीर होगा, उनका भाग्य ऐसा होगा कि वो अब पूरे यूरोप को डिस्पोटिज्म, वहाँ के जो ऑटोक्रेटिक रूलर हैं उनसे लोगों को, यूरोप के लोगों को आज़ादी दिलाई जाएगी और साथ साथ यूरोप के जितने भी कंट्री हैं उनको नेशन स्टेट में बदलने में हेल्प किया जाएगा। यानी इन लोगों ने मिशन लिया कि अपने देश में नहीं बल्कि पूरे यूरोप में नेशनलिज्म को प्रसारित करेंगे, एक्सपेंड करेंगे और सारे यूरोप के लोगों को उनके डिस्पोटिक जो रूलर हैं उनसे आज़ादी दिलाई जाएगी। जब ये फ्रांस में जो भी घटनाएं हो रही थी उसके न्यूज़ जब अलग अलग सिटी, यूरोप के अलग अलग सिटी में पहुंचे तो वहाँ के स्टूडेंट्स और जो दूसरे जो मेंबर थे और जो एजुकेटेड क्लास के, जो मिडिल क्लास के जो लोग थे, इन लोगों ने जैकोबिन क्लब की एस्टेब्लिशमेंट शुरू कर दी और जैकोबिन क्लब की एक्टिविटी और जो कैंपेन जो थे उसने फ्रेंच आर्मी को आगे का रास्ता तय किया। फ्रेंच आर्मी के लिए आगे का रास्ता अब आसान हो गया। अब उनको आगे हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच इन इटली, उन सारे जगहों पर काफ़ी सफलता मिली। यानी इन लोगों के लिए वहाँ पर अब ऑक्युपाई करना आसान हो गया क्योंकि जैकोबिन क्लब उनकी सहायता की। With the help of an outbreak of revolutionary war, the French armies began to carry the idea of nationalism abroad. रिवोल्यूशनरी वार के साथ ही जैसे ही रिवोल्यूशनरी वार आगे चला, रिवोल्यूशनरी वार बाहर फैला, फ्रेंच आर्मी जब वहां बाहरी देशों में गई तो अपने नेशनलिज्म के विचार को वहां ले गई। यानी नेशनलिज्म के विचार को फ्रेंच आर्मी ने बढ़ाया और उस विचार को बाहर फैलाने में जैकोबिन क्लब की भी बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्वमेंट थी, क्योंकि जैकोबिन क्लब ने ही फ्रेंच आर्मी के लिए रास्ता तैयार किया था। विद अ वाइड स्वेथ ऑफ टेरिटरी दैट कम अंडर हिज कंट्रोल, नेपोलियन सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मेनी ऑफ द रिफॉर्म्स। जैसे जैसे नेपोलियन के अधिकार में बाहर के और टेरिटरी आते चले गए, अलग अलग कंट्री के पार्ट आते चले गए, नेपोलियन ने वो सारे रिफॉर्म्स जो फ्रांस में ऑलरेडी पहले से लागू थे वो रिफॉर्म्स को उन जगहों पर भी लागू किया जहां पर नेपोलियन का अभी वो नेपोलियन के अधिकार में अभी भी जो रीजन जो आया था, जो क्षेत्र आए थे, उस पर उन्होंने वही रिफॉर्म्स लागू किए। हालांकि मोनार्की सिस्टम को ला करके नेपोलियन ने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय किया था, परंतु प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में उन्होंने बहुत सारे रिवोल्यूशनरी चेंजेस किए हैं ताकि वो पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा फ्रेंच सोसाइटी मोर रेशनल मीन्स रीजनेबल एंड इफेक्टिव हो गई थी। उन्होंने 1804 में सिविल कोड लाया था जिसका नाम था नेपोलियन कोड, विच वॉज नोन एज नेपोलियन कोड। इस नेपोलियन कोड में ये प्रोविजन की गई थी कि उन सारी सुविधाओं को खत्म किया जाएगा जो बाई बर्थ
किसी पर्टिकुलर जन सेक्शन ऑफ पीपल को मिली हुई है। एस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ, लॉ के समक्ष सारे लोग समान हैं और लोगों को प्रॉपर्टी का राइट भी मिला। प्रॉपर्टी का राइट उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया गया। दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन अंडर द फ्रेंच कंट्रोल। यानी नेपोलियन कोड जो थी वो फ्रांस के उन जगहों पर भी लागू की गई जहां पर फ्रांस का अभी हाल में अधिकार हुआ था। यानी वो जो नेपोलियन कोड थी उसको एक्सपोर्ट मतलब उन जगहों पर भी लागू किया गया जो नेपोलियन के कब्जे में अभी हाल में आया था। इन द डच रिपब्लिक, इन स्विट्जरलैंड, इन इटली एंड जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। वहां पर इन सारे जगहों पर डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, इन सारे जगहों पर नेपोलियन ने सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन सिस्टम लागू की थी। इसके साथ साथ फेडरल सिस्टम को खत्म किया था। फेडरल सिस्टम में बहुत सारी फॉल्ट थी जिसके कारण नेपोलियन ने इसको खत्म किया था। इसके अलावा फ्रीड पीजेंट फ्रॉम फ्री उन्होंने पीजेंट को फ्री किया। सेफरडम और मनोरियल ड्यू से, सेफरडम मतलब लैंड स्लेवरी, लैंड की खरीद बिक्री के साथ ही ये पीजेंट भी लैंड के साथ चले जाते थे, ट्रांसफर हो जाते थे, इसको उन्होंने रोका। और मैनुअल ड्यूज यानी जमींदार को जो टैक्स देना होता था उस ड्यूज से पीजेंट को मुक्ति मिल गई। इन द टाउन टू, शहरों में जो गिल्ड पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किए गए थे, उसको हटाया। गिल्ड क्या होता है? गिल्ड इट इज एसोसिएशन ऑफ मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर्स जो उनके बिहाफ में बहुत सारी डिसीजन लेती है, ये गिल्ड होता है। उन्होंने गिल्ड पर जो रिस्ट्रिक्शन लगाए गए थे उस रिस्ट्रिक्शन को नेपोलियन कोड के द्वारा हटाया। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को और ज़्यादा इम्प्रूव किया। जो पीजेंट थे, आर्टिजन थे, वर्कर थे और जो न्यू बिजनेसमैन थे, दैट वेयर एम्प्लॉयड अ न्यू फाउंड फ्रीडम, ये सारे लोग एक नई फ्रीडम का एहसास इन लोगों को होने लगा था। जो बिजनेसमैन थे और स्मॉल स्केल जो प्रोड्यूसर थे, गुड्स जो सामान बनाने वाले छोटे छोटे जो प्रोड्यूसर थे, उन लोगों को ये विश्वास हो गया, उन लोगों ने ये रियलाइज किया कि जब यूनिफॉर्म लॉ, एक समान लॉ बन जाएगी, स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर सिस्टम लागू हो जाएगी और कॉमन नेशनल करेंसी यानी पूरे देश में एक समान करेंसी जब लागू हो जाएगी, उसके कारण गुड्स और कैपिटल का मूवमेंट और एक्सचेंज काफ़ी आसान हो जाएगा। एक रीजन से दूसरे रीजन तक ये अब सामान को या जो भी फैसिलिटी है वो सारी आसान हो जाएगी। इट फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। गुड्स कैपिटल का कंट्री के एक एंड से दूसरे एंड तक फ्लो आसानी से हो पाएगा। इससे बिजनेस में रफ्तार आएगी, ऐसा उन लोगों का अपना सोच था। हाइवर इन द एरिया कंकर्ड the reaction of the local population in the French that were mixed। जिस एरिया में नेपोलियन ने हाल में जीता था, जिस एरिया को हाल में ऑक्युपाई किया था, कंकर्ड किया था, उस एरिया में भी लोगों का मिक्स रिएक्शन था। शुरुआत में बहुत सारे जगहों पर जैसे हॉलैंड है, स्विट्जरलैंड है, एज वेल एज सिटी लाइक इन ब्रुसेल्स, मेज, मिलान, वारसा, यहाँ पर फ्रेंच आर्मी का वेलकम किया गया क्योंकि वहाँ के लोगों को लगा कि इट विल बी द हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी, यानी गिफ्ट प्रोवाइडर, ये हम लोगों को लिबर्टी दे देंगे, ये लिबर्टी हम लोगों को एज ए गिफ्ट के रूप में हम लोग को देंगे। बट उनकी शुरुआती उत्साह जो थी वो जल्द ही उसकी दुश्मनी में बदल गई, हॉस्टिलिटी में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि उनको ये विश्वास हो गया कि नई एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो थी वो अब उनको वो पॉलिटिकल फ्रीडम न मिलने वाला है जिस आशा से उन्होंने उसका स्वागत किया था। इसके अलावा तो इंक्रीज टैक्सेशन एंड सेंसरशिप एंड फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मी। फ्रेंच आर्मी में जबरदस्ती लोगों को भर्ती किया गया और जो कि ये फ्रेंच आर्मी में लोगों को जबरन भर्ती करना ये जरूरी था यूरोप को जीतने के लिए। लेकिन इन सब एक्ट के कारण, कौन कौन एक्ट?
जिसमें आपने देखा कि टैक्स को बढ़ा दिया जाना, सेंसरशिप किया जाना। इसके अलावा फ्रेंच आर्मी में पूरे यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच आर्मी में लोगों को ज़बरदस्ती एम्प्लॉयड किया जाना, भर्ती किया जाना, इन सब एक्ट के कारण बहुत सारे डिसएडवांटेज होने लगी। और ये डिसएडवांटेज एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज के कारण जो एडवांटेज होने वाली थी उस पर भारी पड़ने लगी थी। यानी ये अब जो एडवांटेज मिलना था एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज के कारण, जो नेपोलियन कोड के एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज के कारण जो एडवांटेज मिलना था, उसके रिस्पेक्ट में ये जो एक्ट थे जिसके कारण ज़्यादा डिसएडवांटेज होता। कौन से एक्ट? जिसमें इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप की बात की गई, फोर्स्ड यानी आर्मी में ज़बरदस्ती लोगों को भर्ती किया जाना, इन सब से बहुत ज़्यादा नुकसान ज़्यादा दिखाई देने लगा विथ रिस्पेक्ट टू एडवांटेज दैट गेन फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। ओके, थैंक यू।